Welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 024853 of our series. आज हम हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में प्रश्न पत्र संख्या 53 का विश्लेषण करने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र संख्या 53 आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न संख्या 76 आपकी स्क्रीन पर। हमें एरर पहचाननी है इसमें। द स्ट्रीट लाइट्स कम इन एट डस्क एंड गो ऑफ एट डॉन। सांझ का समय, गोधूली का समय कहलाता है डस्क, और सुबह भोर का समय जब सूर्योदय होने ही लगता है उसे कहते हैं डॉन। द स्ट्रीट लाइट्स कम इन एट डस्क। एरर कहाँ है? कम इन नहीं, कम ऑन। स्ट्रीट लाइट्स, कम ऑन का अर्थ है बत्ती का जलना, स्ट्रीट लाइट्स का ऑन होना। वो स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं, वो बत्तियां जल जाती हैं एट डस्क, गोधूली के समय, एंड गो ऑफ का अर्थ है बुझना, एट डॉन, भोर के समय, अल सुबह, जल्दी सुबह वो बुझ जाती हैं। एरर कौन से खंड में है? बी में। बल्ब्स का, लाइट्स का ऑन होना कम ऑन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर इन अ डे नाइटर और इन अ डे नाइट मैच, लाइट्स कम ऑन अराउंड द मिडल ऑफ द सेकेंड इनिंग्स। राइट, उत्तर बी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 77। फिर से एरर पहचानिए। व्हेन द रूल्स फॉर पुलिस प्रोसीजर वर लेड अप अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज रिमेन्ड। ग्रे एरियाज का अर्थ है अपरिभाषित क्षेत्र, कुछ ऐसे बिंदु या क्षेत्र जिनके बारे में बहुत स्पष्टीकरण नहीं था, अस्पष्टता थी उन बिंदुओं, उन क्षेत्रों को ग्रे एरियाज कहते हैं। जब पुलिस के प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया के नियम तय किए गए तब काफ़ी ग्रे एरियाज रह गए। एरर कहाँ है? लेड अप नहीं, लेड डाउन। किसी नियम आदि को बनाना, परिभाषित करना, स्थापित करना ले डाउन होता है, ले डाउन द रूल्स। ले अप नहीं, उत्तर हुआ बी। यद्यपि टू बी लेड अप का अर्थ होता है बीमार होकर बिस्तर पर पड़े होना, जैसे ही रिमेन लेड अप इन बेड फॉर ओवर अ वीक। हमारा उत्तर यद्यपि होगा बी। अगला प्रश्न संख्या 78 आपकी स्क्रीन पर। फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है। द अर्थक्वेक वार्निंग्स एंड द फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का अर्थ है भंगुरता, आसानी से टूट जाने या नष्ट हो जाने की क्वालिटी। ऑफ आवर हाउसेज मेड अस सर्टेन दैट अ डिजास्टर वॉज डैश। द अर्थक्वेक वार्निंग्स, जो अर्थक्वेक की चेतावनियां थी और हमारे घरों की जो कमजोरी थी, भंगुरता थी, इससे हम सर्टेन हो गए, यानी ये हमें विश्वास हो गया कि एक डिजास्टर, जो विनाश है, तबाही है, वॉज इमिनेंट। इमिनेंट का अर्थ है होने ही वाली, कि वो तबाही ज़्यादा दूर नहीं थी, होने ही वाली थी। अन्य ऑप्शंस देखें। कैटेस्ट्रफी डिजास्टर का सिनोनिम है जिसका अर्थ है तबाही, विनाश। प्राउड है अहंकारी अथवा अभिमानी, और डिस्टेंट है दूरस्थ, दूर स्थित को कहते हैं डिस्टेंट। अगला सवाल संख्या 79 आपकी स्क्रीन पर। फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। बाई नेचर राहुल वॉज डैश गिवन टू स्ट्राइकिंग अप कैजुअल कॉन्वर्सेशंस विद स्ट्रेंजर्स। स्वभाव से राहुल था डैश, और गिवन टू का अर्थ है उसकी प्रवृत्ति होना, स्ट्राइकिंग अप कैजुअल कॉन्वर्सेशंस, वो अनौपचारिक रूप से स्ट्राइक अप कॉन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत शुरू कर देना, अजनबियों से भी बातचीत शुरू कर देता था। हमारा आंसर होगा ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का अर्थ है मिलनसार, समूहचर, सोशल और सोशिएबल। राहुल जो था स्वभाव से मिलनसार प्रकृति का था, लोगों से मिलना, दोस्तों के साथ रहना, दोस्तों की भीड़ भाड़ में रहना, और वो अजनबियों से भी बातचीत शुरू कर देता था। आंसर ग्रेगेरियस है, मिलनसार था। अन्य ऑप्शन देखें। कैजुअल का अर्थ है अनौपचारिक, रेटिसेंट का अर्थ है अल्पभाषी, कम बोलने वाला, और डिफिडेंट अपोजिट है कॉन्फिडेंट का। अगर आप डिफिडेंट हैं तो आप संकोची स्वभाव के हैं और अक्सर आपका आत्मविश्वास कम होता है। राइट। अगला प्रश्न संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर। हमें अब की बार क्या निर्देश मिला है? चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का जो सबसे अच्छा अर्थ बताए, अर्थात हमें सिनोनिम बताना है। शब्द है इनविंसिबल। इनविंसिबल का अर्थ है अजेय अथवा अपराजेय, जिसे हराया नहीं जा सकता। आंसर होगा अनबीटेबल। नो टीम इन द वर्ल्ड इज इनविंसिबल। कोई भी टीम अजेय पूरी तरह से नहीं है। इनवायलेबल अलबत्ता एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है अनुलंघनीय, अर्थात जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता। कोई नियम, कोई सिद्धांत इतना महान, इतना पवित्र है कि उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, तो वो इनवायलेबल है। अनमैनेजेबल का अर्थ है जिसकी व्यवस्था या प्रबंधन ना हो सके, और इमेजरेबल है जिसे
नापा न जा सके, बहुत गहरा दुख है जिसे नापा या मापा नहीं जा सकता, इमेजरेबल ग्रीफ। हमारा उत्तर अलबत्ता अनबीटेबल होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 81 आपकी स्क्रीन पर। फिर से हमें प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताना। प्रोलिफिक का अर्थ है बहुत उपजाऊ अथवा बहुत उत्पादन करने वाला। अगर आप एक प्रोलिफिक राइटर हैं तो आप एक ही वर्ष में कई नॉवेल्स या किताबें लिख लेते हैं। अगर आप एक प्रोलिफिक फिल्म मेकर हैं तो एक वर्ष में या छोटे से अरसे में आप कई फिल्में बना देते हैं, उनमें अभिनय कर सकते हैं, कर लेते हैं। हमारा आंसर होगा प्रोडक्टिव। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखा करें। वर्सेटाइल का अर्थ है जिसमें बहुत से टैलेंट्स हों, बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न। ग्रेट आप जानते हैं बड़ा अथवा महान, पावरफुल शक्तिशाली। उत्तर अलबत्ता प्रोडक्टिव ही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर। अब की बार हमें ओपोजिट बताना है। प्रश्न शब्द परोकियल का। परोकियल का अर्थ है संकीर्ण विचारों वाला। अगर आप परोकियल हैं तो बहुत नैरो माइंडेड हैं, संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति हैं। हमें विलोम शब्द बताना है। ओपन माइंडेड का अर्थ होता है पक्षपात रहित, अनबायस्ड या खुले विचार वाला, खुले मस्तिष्क वाला, खुले जहन वाला। अन्य ऑप्शंस आप देखें तो टेम्पररी है, अस्थाई, कुछ समय के लिए हो। इररेलेवेंट का अर्थ है जिसका कोई संबंध ना हो, जिसका कोई संबंध या लॉजिकल कनेक्शन ना हो, ताल्लुक ना हो किसी चीज से। और डिसइंक्लिनेशन का अर्थ है अनिच्छा, कुछ न करने की प्रवृत्ति। डिसइंक्लिनेशन या अनविलिंगनेस अथवा रिलक्टेंस कहलाती है। अगर हम कहते हैं किसी व्यक्ति में डिसइंक्लिनेशन है बदलाव के प्रति, तो वो बदलाव नहीं चाहते, अनिच्छा है। हमारा उत्तर यद्यपि ओपन माइंडेड होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 आपकी स्क्रीन्स पर। हमें फिर से ओपोजिट बताना है। प्रश्न शब्द जेन्युइन का। जेन्युइन का अर्थ है सच्चा, प्रामाणिक, ऑथेंटिक। अगर कोई चीज जेन्युइन है तो बिल्कुल सच्ची है, प्रामाणिक है, असली है। हमारा उत्तर होगा शैम। शैम का अर्थ है फेक या फॉल्स, नकली। अन्य ऑप्शंस पर विचार करते हैं। चीप है, सस्ता अथवा घटिया। इमिटेशन का अर्थ है किसी की नकल, जैसे किसी अभिनेता की नकल, उसकी इमिटेशन है। डुप्लीकेट का अर्थ है किसी चीज की दूसरी प्रति। आप एक बिल बनाते हैं जिसको 2 प्रतियों में बनाते हैं तो उसकी दूसरी जो कॉपी है वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 84। हमें इस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का अर्थ बताना है। टू हैव एन इचिंग पाम। अगर आपकी पाम, हथेली इचिंग है तो मुहावरात्मक रूप से आपके मन में धन की लालसा है। टू हैव एन इचिंग पाम का अर्थ हुआ टू बी ग्रीडी फॉर मनी, यू वॉन्ट मनी। अन्य ऑप्शंस देखें। टू हैव गॉट समथिंग अनलॉफुली, गैर कानूनी रूप से कोई चीज पाई हो, नहीं। वो चीज अनप्लेजेंट है, नहीं। रेप्रिमांडेड रॉन्गफुली का अर्थ है बिना किसी कारण के या बिना आधार के या गलत आधार पर रेप्रिमांड है, फटकार लगाई जाना। इनमें से कोई ऑप्शन बिल्कुल भी निकट नहीं पहुंचता प्रश्न शब्द के, प्रश्न इडियम के। हमारा आंसर होगा टू बी ग्रीडी फॉर मनी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर। हमें फिर से एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन मिला है, टू मिस द बोट। टू मिस द बोट अथवा मिस द बस का अर्थ है अवसर खो देना। आपने बस मिस कर दी या बोट मिस कर दी, मौका गंवा दिया। उपलब्ध विकल्पों में हमारा आंसर होगा डी, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। राइट, आप परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भर पाए, यू मिस द बोट और मिस द बस। अन्य कोई भी ऑप्शन इसके समीप नहीं पहुंचता। टू हैव नथिंग टू मिस और नथिंग टू गेन, जी नहीं, उत्तर चौथा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86। करेक्टली स्पेल्ड शब्द बताना है। शब्द है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का अर्थ है उग्र स्वभावी। अगर आप बेलिजरेंट हैं तो उग्र हैं स्वभाव से, अग्रेसिव हैं। और कोई भी स्पेलिंग सही नहीं है। बेलिजरेंट में 2 एल होते हैं, BELLIGERENT। उत्तर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न 87। फिर से हमें करेक्टली स्पेल्ड शब्द बताना है। शब्द डी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इंटेलिजेंसिया का अर्थ है बुद्धिजीवी वर्ग। समाज के बुद्धिमान लोगों को एक वर्ग के रूप में देखा जाए तो उन्हें कहा जाएगा इंटेलिजेंसिया। राइट, इंटेलिजेंसिया की आवश्यकताएं आम लोगों से अलग होती हैं, उनके सरोकार भी आम लोगों से अलग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद स्किन डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट।
चिकित्सा की वह शाखा जो चर्म रोगों से और उनके उपचार से संबंध रखती हो उसे क्या कहेंगे? आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। चर्म रोग विशेषज्ञ को अंग्रेजी में कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और उसकी विशेषज्ञता चर्म रोग विज्ञान कहलाएगी, डर्मेटोलॉजी। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। न्यूरोलॉजी का अर्थ है स्नायु विज्ञान। जो डॉक्टर्स मस्तिष्क की बीमारियों का उपचार करें अथवा रीढ़ की हड्डी की बीमारियों का उपचार करें अथवा मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित बीमारियों का उपचार करें, लकवे के रोगियों का उपचार करें, उन्हें हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट और उनके विशेषज्ञता है न्यूरोलॉजी। ऑर्थोपेडिक्स का अर्थ है अस्थि रोग विशेषज्ञता। जो डॉक्टर हड्डियों के रोगों का उपचार करें वे ऑर्थोपेडिस्ट हैं और उनका जो विज्ञान है, उनकी जो शाखा है वो ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्निथोलॉजी का अर्थ अलबत्ता है पक्षी विज्ञान। अगर आप पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो आपका अध्ययन क्षेत्र हुआ ऑर्निथोलॉजी। हमारा उत्तर अलबत्ता चौथा होगा डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न, प्रश्न 89, चूज द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन डिस्क्रिप्शन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, अ लॉन्गिंग फॉर होम और होम सिकनेस। लॉन्गिंग का अर्थ है किसी चीज़ की इच्छा। अगर हमारी घर को लेकर बहुत हमें याद आ रही है तो हम कहेंगे हमें होम सिकनेस हो रही है। हमारा आंसर होगा नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का अर्थ होम सिकनेस भी है, हालांकि आज आधुनिक अंग्रेजी में नॉस्टैल्जिया का अर्थ है वो फीलिंग जो आप महसूस करते हैं जब आपको पुरानी यादें आती हैं। तो होम सिकनेस अथवा फिर पुरानी यादों से जो भावुकता आ जाती है वो नॉस्टैल्जिया है। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। नोजिया का अर्थ है उल्टी जैसी फीलिंग होना, आपको ऐसा आभास हो कि उल्टी होने वाली है तो इसको कहेंगे नोजिया। रेमेडी का अर्थ है उपचार और इलोप एक इंटरेस्टिंग शब्द है जिसका अर्थ है प्रेमी के साथ भाग जाना। हमारा आंसर नॉस्टैल्जिया होगा। अगला प्रश्न, रेखांकित खंड में कोई एरर है तो उसे पहचानिए। रेखांकित खंड यहां तक होना चाहिए। वाक्य है आर आर्म्ड फोर्सेस आर सुपीरियर टू दोज ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। आर्म्ड फोर्सेस का अर्थ है सशस्त्र बल। हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, हमारी जो फौजें हैं वो किसी भी अन्य देश की फौजों से बेहतर हैं। सुपीरियर का अर्थ होता है बेहतर होना, उच्चतर होना। हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम सुपीरियर के उपरांत टू ही सही मानते हैं। सामान्यतः तुलना करने के लिए हम THN देन का इस्तेमाल करते हैं, किंतु कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, इनके उपरांत हम देन नहीं टू ही लगाते हैं। इन विशेषणों या एडजेक्टिव्स के बाद हमारा उत्तर होगा नो इम्प्रूवमेंट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 91, फिर से रेखांकित खंड में कोई एरर है तो हमें उसका जवाब देना है। ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन 100 मीटर्स रेस। एरर कहाँ है? देखिए, जब भी हम किसी डिटर्मिनर का इस्तेमाल या प्रयोग किसी संख्या के पूर्व करें तो फिर वो संख्या सिंगुलर होगी। यहाँ ए हो, एन हो, द हो, माई हो, योर हो, हिज हो, तो आगे आने वाली संख्या की नाउन जो है वो सिंगुलर होगी। एक उदाहरण से हम कहते हैं 5 सितारे, 5 स्टार्स, किंतु यदि हम एक ऐसी होटल की बात करें जिसकी रेटिंग 5 सितारों की हो तो हम कहेंगे अ 5 स्टार होटल, ना कि अ 5 स्टार्स होटल। ये सिंगुलर होगा, अ 5 स्टार होटल। हम अ की जगह माई 5 स्टार होटल भी कह सकते हैं, मेरा 5 स्टार होटल, या कोई विशिष्ट है तो द 5 स्टार होटल। यहाँ पर जो स्टार जो नाउन है वो सिंगुलर होगी। ये जो भी संख्या को परिभाषित करने वाली नाउन है वो सिंगुलर में आनी चाहिए। 100 मीटर्स नहीं, 100 मीटर रेस। आंसर कौन सा होगा? अब बिल्कुल स्पष्ट है, पहला ऑप्शन ही हमारा उत्तर है। ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन 100 मीटर रेस। 100 मीटर की एक दौड़ में उसे पहला स्थान मिला। अन्य कोई ऑप्शन इसके समीप नहीं पहुंचता। उत्तर ए। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का ये समुच्चय है, इसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। जैसे दिया है वैसे पढ़ें, एक बार हल करने की चेष्टा ना करें। The flight was packed. There were dash parents with small children. Among the young kids on board, a 3-year-old boy dashed the row right in front of me, dash announcing his presence by letting dash ear-piercing shrieks. Ear-piercing का अर्थ है कान भेदने वाली, कान चीरने वाली, shrieks है चीखें।
हमें अच्छा खासा अनुमान लग गया है, किसी हवाई यात्रा की बात है, बच्चे थे उस विमान में और एक बच्चा काफ़ी चीख रहा था, रो रहा था। पढ़ते हैं द फ्लाइट वॉज पैक्ड, फ्लाइट पूरी भरी हुई थी। देयर वर डैश पेरेंट्स, क्या होगा, देयर वर सेवरल पेरेंट्स, कई पेरेंट्स थे। सेवरल की जगह मैनी अथवा अ नंबर ऑफ भी हो सकता था। अन्य कोई ऑप्शन इसके करीब नहीं पहुंचता, मोस्ट पेरेंट्स या एनी पेरेंट्स नहीं। देयर वर सेवरल पेरेंट्स, कई सारे माता पिता थे विथ स्मॉल चिल्ड्रन अमंग द यंग किड्स, उन बच्चों में जो कि ऑन बोर्ड थे। ऑन बोर्ड का अर्थ है किसी फ्लाइट पर अथवा किसी शिप पर। तो उस हवाई यात्रा में उस विमान पर जो बच्चे थे उनमें था अ 3-year-old बॉय डैश द रो राइट इन फ्रंट ऑफ मी, इन द रो, रो का अर्थ है कतार, मेरे से ठीक आगे वाली कतार में 3 साल का बच्चा था। अन्य ऑप्शंस देखें। इनसाइड कुछ लोगों को आकर्षक लग सकता है पर नहीं, इनसाइड तब होगा जब किसी बंद जगह की बात हो, बंद इनक्लोजर, कमरे, कैबिन आदि की बात हो। आंसर होगा इन द रो, रो है कतार, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे से ठीक आगे वाली कतार में। अगला प्रश्न, इन फ्रंट ऑफ मी डैश अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस, वॉज अनाउंसिंग, बात पास्ट की हो रही है, वॉज अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति की घोषणा कर रहा था। आर नहीं हो सकता, वर भी नहीं क्योंकि बच्चा एक है, सिंगुलर है, हेड भी नहीं। वॉज अनाउंसिंग, वो घोषणा कर रहा था अपनी उपस्थिति की, बाय लेटिंग लूज, लेटिंग लूज का अर्थ है कोई चीज छोड़ना। तो यहां वो अपनी आवाज निकाल कर जो है वो अपनी उपस्थिति की घोषणा कर रहा था, बाय लेटिंग लूज ईयर पियर्सिंग श्रीक्स, ईयर पियर्सिंग का अर्थ है कान भेदने वाली चीखों के साथ में अपनी उपस्थिति की घोषणा कर रहा था। एवरी 45 सेकेंड्स, हर 45 सेकंड में, मीन्स 1 मिनट से भी कम अंतराल में वो चीख कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। लेटिंग अक्रॉस भी नहीं, लेटिंग अवे अथवा लीव भी नहीं, लेटिंग लूज किसी चीज को छोड़ना, यहां तात्पर्य है जोर से चीख रहा था। आई सेटल डैश होपिंग द किड वुड काम डाउन सून, आई सेटल डाउन, मैं सेटल डाउन हो गया मीन्स बैठ गया। अगर आप कहीं ठीक से स्थापित हो जाएं, बैठ जाएं कुछ समय के लिए, तो यू सेटल डाउन इन योर प्लेस। वैसे किसी व्यापार में स्थापित होना भी सेटल डाउन है, विवाह करके जीवन में स्थायित्व लाने को भी सेटलिंग डाउन इन लाइफ कहते हैं। अन्य ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन इसके करीब नहीं पहुंचता, यद्यपि सेटल अप एक अलग एक्सप्रेशन है, अलग फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है यदि आपने किसी से ऋण ले रखा है तो उसे चुका देना। आई सेटल डाउन होपिंग द किड वुड काम डाउन सून, काम डाउन का अर्थ है शांत हो जाना, मैं अपनी सीट पर बैठ गया इस उम्मीद में कि वो बच्चा जल्दी चुप हो जाएगा। आगे प्रश्न 96 आपकी स्क्रीन पर। अब गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड अप सेंटेंसेस, 4 जम्बल्ड अप सेंटेंसेस हैं, हमें इनको सही क्रम में जमाना है। सही तरीका है जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की विशेष चेष्टा ना करें। एज आई रश टू ओपन द डोर ब्राइट लाइट्स फ्रॉम आउटसाइड डेजल्ट माई आईज, डेजल्ट का अर्थ है आंखों को चकाचौंध कर देना। जैसे मैं दौड़ा दरवाजा खोलने को, बाहर से आने वाली तीखी चमकदार रोशनी ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया। Suddenly at around 8:30 p.m. I heard people shouting outside. Last Sunday I was watching TV. पिछले संडे को मैं टीवी देख रहा था। The news bulletin was particularly informative that evening. देखिए इसमें आसान लिंक है CD, क्योंकि C इंट्रोडक्टरी खंड है। पिछले संडे को मैं टीवी देख रहा था। उस दिन का जो न्यूज़ बुलेटिन था, जो न्यूज़ कास्ट या न्यूज़ प्रसारण होता है उसे न्यूज़ बुलेटिन कहते हैं, वो खास करके सूचना देने वाला था, उसमें काफ़ी अच्छी जानकारी थी। CD टीवी देख रहा था, न्यूज़ बुलेटिन आ रहा था। अब 2 बातें हुई, कुछ लोगों की चीखने की आवाज़ आई और मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखना चाहा। लॉजिकली पहले चीखने की आवाज़ आनी चाहिए B, और फिर मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो फिर बाहर से तेज़ रोशनी ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया। कौन सा ऑप्शन है जिसमें C के बाद D और B के बाद A हो? हमारा आंसर होगा चौथा, CDBA। पढ़ के देख लें। लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग TV, द न्यूज़ बुलेटिन वॉज पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेटिव दैट इवनिंग, सडनली एट अराउंड 8:30 PM आई हर्ड पीपल शाउटिंग आउटसाइड एज आई रश टू ओपन द डोर। रश का अर्थ है तेजी से जाना, दरवाजा खोला मैंने तेजी से जाकर, तीखी लाइट ने, ब्राइट
तेज रोशनी ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया। CDBA उत्तर चौथा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98 आपकी स्क्रीन पर फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या जंबल्ड अप सेंटेंसेस का एक प्रश्न है। जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। He became rich and built on their father's business. वो धनवान हो गया और उन लोगों के पिता के व्यापार पर बिल्ड ऑन करने का अर्थ है उसको बड़ा करना। तो ये बिल्ट ऑन देयर फादर्स बिजनेस, यहाँ देयर से सीधा इशारा है कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसके साथ कोई और भी है, कोई अन्य भाई अथवा बहन, तभी देयर आया है। आफ्टर देयर फादर्स डेथ द ग्रीडी कासिम मैरिड अ वेल्थी वुमन। उनके पिता की मृत्यु के बाद जो लालची कासिम था उसने एक धनवान स्त्री से विवाह कर लिया। यहाँ पे फिर से कासिम सिंगुलर है, फिर भी देर आ रहा है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति का भी यहाँ जिक्र होगा। अली बाबा मैरिड अ पुअर वुमन एंड सेटल्ड इनटू द ट्रेड ऑफ अ वुड कटर। अली बाबा ने गरीब महिला से विवाह करके लकड़हारे के व्यापार में वो लग गया। सेटल्ड इनटू द ट्रेड ऑफ अ वुड कटर है लकड़हारा। अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर कासिम वर द सन्स ऑफ अ मर्चेंट। अली बाबा और उसका बड़ा भाई कासिम एक व्यापारी के बेटे थे। ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज है। यहाँ से पूरा जो पैराग्राफ है वो शुरू हो रहा है। पहला खंड यहाँ है, अली बाबा और उसके भाई जो थे एक धनवान व्यापारी के बेटे थे। अली बाबा और उसका भाई, उसका बड़ा भाई कासिम, दोनों एक व्यापारी के बेटे थे। उसके उपरांत क्या होगा, जो उसका बड़ा भाई कासिम था उसने एक धनवान स्त्री से विवाह किया। कासिम का वर्णन आ रहा है DB और B के उपरांत A। उसने एक धनवान महिला से विवाह किया और फिर उसने धनवान महिला से विवाह करने के उपरांत अपने पिता के व्यापार को बड़ा किया, बिल्ड ऑन किया उसको। तो D के बाद में B, B के बाद में A। ये पूरी कहानी कासिम की पूरी हुई और इसकी तुलना में C, A के उपरांत C, अली बाबा दूसरी तरफ एक गरीब महिला से उसने विवाह किया और एक लकड़हारे के रूप में वो स्थापित हुआ। तो D के बाद B, A के बाद C। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये बातें हों? DBAC उत्तर हुआ दूसरा। पढ़ के देख लें। अली बाबा और उसका बड़ा भाई कासिम एक व्यापारी के बेटे थे। B, उनके पिता की मृत्यु के बाद कासिम ने एक धनवान महिला से विवाह किया। धनवान महिला से विवाह करने के बाद उसने अपने पिता के व्यापार को और बड़ा किया। दूसरी ओर अली बाबा ने एक गरीब स्त्री से विवाह कर एक लकड़हारे का जीवन अपनाया। हमारा उत्तर B होगा। आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 99, द पेनल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। हमें फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है। द मिनिस्टर सेड कोट एनीवन यूजिंग ड्रोन्स विल हैव टू रजिस्टर देम ऑन एन डैश पोर्टल। ऑन एन एयरपोर्ट, एयरलाइन, एरोप्लेन या फिर एविएशन। एविएशन हमारा उत्तर होगा। एविएशन का अर्थ है हवाई परिवहन या उड्डयन। मिनिस्टर ने कहा कोई भी व्यक्ति जो ड्रोन्स को यूज़ कर रहा है, स्वचालित छोटे विमान ड्रोन्स कहलाते हैं, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा अपने उस वाहन का ऑन एन एविएशन पोर्टल। उड्डयन या हवाई परिवहन की जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर उसका पंजीकरण करवाना होगा। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। एयरपोर्ट आप जानते हैं। एयरलाइन का अर्थ है कोई कंपनी जो हवाई यात्राओं करवाने का व्यापार करती हो, प्लेन उड़ाने का काम करती हो, एयरलाइन। और एरोप्लेन का अर्थ है विमान, हवाई जहाज। हमारा उत्तर B होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 100 आपकी स्क्रीन पर। अब सिलेक्ट द वन which best expresses the same sentence in the passive or active voice as the case में भी। हमारा प्रश्न है जो वाक्य हमें एक वॉइस में दिया गया है उसे दूसरे वॉइस में बदलना। One should not give unsolicited advice। Unsolicited का अर्थ है बिना मांगी हुई। One का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, आप, मैं, अजय, विजय, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को बिना मांगी सलाह नहीं देनी चाहिए। वाक्य एक्टिव वॉइस में है, हमें पैसिव में बदलना है। सबसे पहले अनसॉलिसिटेड एडवाइस अगले वाक्य का पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। शुड नॉट का पैसिव होगा शुड नॉट बी, और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आंसर वो सही होगा जिसकी शुरुआत अनसॉलिसिटेड एडवाइस से सब्जेक्ट के रूप में हो। तीनों में ही है। शुड नॉट बी कितने ऑप्शंस में देखिए, शुड नॉट बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, चौथे में, और यही आपका जवाब है। अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन, बिना मांगी गई सलाह नहीं दी जानी चाहिए।
ये था आपका विश्लेषण पेपर 53 का। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट फॉर मच बेटर रिजल्ट्स। योर एडवाइस टू रिवाइज एवरीथिंग। इस वीडियो को फिर से देखें, याद करें, इसमें आई हुई वोकैबुलरी को यूज़ करें और मेहनत करते रहें, ट्राई करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।